दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप देख रहे हैं ज्ञान और विज्ञान से भरा हमारा कार्यक्रम गर्भ संस्कार। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि हम पीक्यू और आईक्यू को किस तरह गर्भ में ही डेवलप कर सकते हैं। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि ईक्यू और एसक्यू को हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। इस बारे में हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गर्भ संस्कार की विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल जी। डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल, आप स्पिरिचुअल एंड वेलनेस कोच के रूप में काम कर रही हैं। आप स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, पंचकोशाज, चक्रास, कर्मास, माइंड पावर, कुंडलिनी जागरण, मृत्यु के बाद का जीवन सहित विभिन्न विषयों पर बातचीत, लेखन, ब्लॉग, परामर्श और ध्यान सत्र के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को छू रही हैं। गर्भाधान, गर्भ संस्कार, दिव्य मां, गर्भधारण, गर्भावस्था और डिलीवरी के बाद देखभाल के लिए सैकड़ों भावी माताओं और नई माताओं को परामर्श देती है। आपके लेख विदेश के प्रतिष्ठित अखबारों और पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए डॉक्टर सोनल ने इंटेलिजेंस मॉडल बनाया है, जो ड्रीम बेबी की अभिव्यक्ति के लिए एक संरचित चरण दर चरण दृष्टिकोण है। सोनल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गर्भ संस्कार में। धन्यवाद। दोस्तों, सोनल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। सोनल जी, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि पीक्यू और आईक्यू हमारे गर्भ में ही हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। तो मैं आपको अब पूछना चाहूंगी कि इमोशनल क्वोशंट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो हम गर्भ में ही किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। इमोशनल क्वोशंट को डेवलप करने के लिए क्या क्या इंटेलिजेंस चाहिए जी? सबसे पहले चाहिए हमें इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल यानी कि खुद को समझना जी। सो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस तब डेवलप हो पाएगा जब हम खुद के अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे, अपनी स्वॉट एनालिसिस करेंगे कि भाई हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारी लिमिटेशंस क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या है जी। क्या चीजें हमें खुशी देती है, किस तरह का चीज हमें करना चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन जी, राइट। सो वी नीड टू डू लॉट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। उसके अलावा सेल्फ लव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पैम्पर योरसेल्फ इन वेराइटी ऑफ वेज, राइट। सो हमें पैम्पर करना चाहिए अपने आप को सेल्फ लव देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है, राइट। फिर इसके अलावा हो जाता है सेल्फ मोटिवेशन कि हम अपने आप को मोटिवेट करें अलग अलग चीजों से, अपने आप में और जागरूकता लेके आए वगैरह वगैरह। तो इस तरह से हमने हमारे ऐप ड्रीम बेबी ऐप में बहुत सारे 7 days की 7 डिफरेंट हमने एक्टिविटीज बनाई हैं, जिसके द्वारा आप सेल्फ लव, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। आप एफर्मेशंस बना सकते हो, उसको कैसे विजुअलाइज करें उसके लिए विजन बोर्ड बना सकते हो। आपके हैप्पीनेस लेवल क्या है उसका आप कैसे जजमेंट करो, आपका इमोशनल स्टेट क्या है उससे कैसे जजमेंट करो, आपके लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट हैं उसमें आप अपने आप को कहाँ पोजीशन कर रहे हो, कहाँ जाना चाहते हो, उसके लिए क्या करना है। इस तरह के हमने बहुत सारी एक्टिविटीज क्रिएट की है, जो एक्टिविटीज आपको इंट्रोस्पेक्ट कराएगा और वो इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा आपका इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जो है वो एक्टिवेट होगा। और आपका जब एक्टिवेट होगा तो नेचुरल है कि बेबी का तो एक्टिवेट होना ही है। तो इस तरह की क्वेश्चंस और एक्टिविटीज जो हमें स्वयं के अंदर लेके जाए, एक इनवर्ड जर्नी में लेके जाए, वो हमने तैयार की है। और इस पर वर्क करने से हमारा अपने आप इंट्रापर्सनल स्किल्स इंप्रूव हो जाएगा। बिकॉज इंट्रापर्सनल क्या है, इंट्रापर्सनल इज ऑल अबाउट सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन, कि कैसे हम अपने इमोशन से अवेयर हों, और जब हम अपने इमोशन से प्रॉपरली अवेयर होते हैं तो हम उनको रेगुलेट भी कर पाते हैं। तो इंट्रापर्सनल इज जस्ट अबाउट दिस सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन। तो थ्रू दिस सीरीज ऑफ एक्टिविटीज एंड क्वेश्चंस इन इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, हमारे ऐप के द्वारा आप अपने ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस को एक्टिवेट कर सकते हैं। जी सोनल जी, अभी आपने इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के बारे में बात की, तो उसी तरह से इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए एक माँ को क्या करना चाहिए? इंटरपर्सनल यानी एक दूसरे के साथ। तो इंटरपर्सनल क्या है? इंटरपर्सनल इज ऑल अबाउट एम्पैथी, दूसरों को समझना। जैसे हम सेल्फ अवेयरनेस करके हम सेल्फ को समझते हैं, हम एम्पैथी के द्वारा
अपने आप को दूसरे की पोजीशन में ले जाके उसको समझते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी। जी, सिंपैथी क्या है? किसी पर अफसोस जाहिर करना। बिल्कुल। भाई दूर से थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव लेकर हम खाली टिप्पणी दे रहे हैं, अफसोस जाहिर कर रहे हैं। और एम्पैथी क्या है? उसकी जगह पर, उसके शूज में आकर उसकी सिचुएशन को फील करना। बिल्कुल। सो फॉर इंटरपर्सनल skills, empathy is a very very important attribute. जी। It is important for you to have empathy. तभी आप अपने interpersonal skills को improve कर पाओगे, because तभी आप real level पे bonding ला पाओगे। Otherwise वो सब ऊपरी superficial होगा। जब heart to heart करना है तो empathy is a must. So empathy and social skills, ये बहुत important है हमारे interpersonal स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए। जी। तो इसके लिए भी हमने हमारे ऐप में बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लाए हैं, बिकॉज ये हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। 3 पिलर्स हैं इंटरपर्सनल स्किल के। जी। पहला है ग्रैटिट्यूड, एक फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड होना बहुत जरूरी है। दूसरा है फॉरगिवनेस और तीसरा है अनकंडीशनल लव। ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस एंड अनकंडीशनल लव। जो रिश्तों में ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस और अनकंडीशनल लव होता है, वो सारे रिश्ते बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, विन विन होते हैं। जी। तो हमने क्या किया, हमारे ऐप में हमने इस तरह के क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं। ग्रैटिट्यूड पे डिजाइन किया है हमने, क्वेश्चंस फॉरगिवनेस पे डिजाइन किया है, और सोशल स्किल्स कैसे हम डेवलप करें, लीडरशिप स्किल्स कैसे डेवलप करें, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप करें, हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इस तरह के जितने भी इंटरपर्सनल रिश्तों को सुधारने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो सारे एट्रीब्यूट्स पे हमने बहुत सारी एक्टिविटीज क्रिएट की है। तो जब एक मदर ये सारी एक्टिविटीज को करेंगी, इस पर फोकस करेंगी, तो क्या होगा, जैसे ही उनका फोकस आएगा ऑटोमेटिकली उनके बेबी का फोकस आना ही है। इट गोज विदाउट सेइंग। तो जब वो इंटरपर्सनल एक्टिविटीज पर ऐसे ध्यान देंगी, उनको सॉल्व करेंगे, ना वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज, जहाँ पे हम उनको एक सिचुएशन देते हैं और बोलते हैं कि आज इस सिचुएशन पे आप ऐसा कीजिए। फॉर एग्जाम्पल लीडरशिप है, तो भाई आपकी मदर इन लॉ जो काम हमेशा करती है, आज आप लीडर बनिए, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को यू हैंडल इट एज ए लीडर। सो एक काम उन्हें आज अपनी मदर इन लॉ का करना है, जो हमेशा वो करती हैं आज उन्हें करना है। तो इस तरह से हमने बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डिजाइन किए, विच आर लाइक लॉट ऑफ फन, बट उसके पीछे एक ही कॉन्सेप्ट है कि आपका वो इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट वो होना चाहिए, जागृत होना चाहिए। तो जब आपका जागृत होगा तो बेबी के अंदर भी ऑटोमेटिकली वो क्वालिटीज आ जाएंगी। जी मैम, इसके बाद एक इंटेलिजेंस आता है, वो है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो उसे जागृत करने के लिए, उसको बच्चे में वो डेवलप करने के लिए एक माँ को क्या करना चाहिए? इंट्रा खुद के साथ, इंटर एक दूसरे के साथ एट अ ह्यूमन लेवल। लेकिन ये ब्रह्मांड उसके भी बियॉन्ड है, सिर्फ मेरे और आपसे और सिर्फ मेरे से नहीं बना है। इस ब्रह्मांड में पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, पौधे भी हैं, और 5 तत्व है, धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस ये सारी चीजों को एक्टिवेट करने के लिए तो हमने क्या किया है, हमारे ऐप में, ड्रीम बेबी ऐप में, हमने एवरी डे के डिफरेंट क्वेश्चंस दिए। जैसे एक दिन हम अर्थ एलिमेंट को कैसे एक्टिवेट करें, अर्थ के साथ कैसे अपने आप को कनेक्ट करें, वाटर के साथ कैसे कनेक्ट करें, फायर के साथ कैसे करें, एयर के साथ कैसे करें, ईथर के साथ कैसे करें, आकाश के साथ, फिर एनिमल्स के साथ कनेक्शन, प्लांट्स के साथ कनेक्शन। तो हमने एवरी डे हमने एक एक एलिमेंट को पिक किया है और उसके ऊपर हमने एक्टिविटीज दी हैं करने के लिए। तो जब मदर वो सारी एक्टिविटीज करेंगी तो नेचुरली उनका फोकस जाएगा, एंड गर्भ संस्कार इज नथिंग बट फोकस। बिल्कुल, जहां मदर का फोकस गया वहीं बेबी कनेक्ट हो गया, और जैसे बेबी कनेक्ट हो गया उसका न्यूरल पाथवे उस तरह से क्रिएट होना शुरू हो गया। इट्स एज सिंपल एज दैट। बहुत कुछ करना नहीं है, खाली मदर को फोकस लाना है। तो हमने क्या किया, अपने ऐप में इस तरह के क्वेश्चंस डिजाइन करके, इस तरह से प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके हम इंश्योर करते कि एवरी डे वो सारे 9 इंटेलिजेंस पे उनका फोकस जाए, और जैसे ही वो 9 इंटेलिजेंस पे उनका फोकस जाएगा, ऑटोमेटिकली उनके जो 4 क्वेश्चंस है एक्टिवेट होने लगेंगे, और बच्चे की एक समग्र जो ग्रोथ होती है, एक होलिस्टिक ग्रोथ जो होती है, वो अपने आप हो जाएगी। जी
मैम ये तो EQ के बारे में बात हो गई, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है स्पिरिचुअल क्वेश्चन। तो स्पिरिचुअल क्वेश्चन को एक्टिवेट करने के लिए माँ को कौन सी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है? स्पिरिचुअल क्वेश्चन जो है वो हमारे आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, और आध्यात्म किससे आता है? आध्यात्म आता है ज्ञान से, राइट? तो जब हम हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, रामायण जी, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, जब हम इस तरह के हमारे स्क्रिप्चर्स का पठन करते हैं, पाठन करते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं, उसको अपने अंदर इंटरनलाइज करते हैं, जी, तो अपने आप हमें ज्ञान मिलता है, और उस ज्ञान से हमारी चेतना का स्तर जो है वो बढ़ता जाता है। जी, ज्ञान मार्ग जो है वो बहुत फटाफट आपको लेके जाता है। म्यूजिक के थ्रू तो हमने भक्ति मार्ग को एक्टिवेट किया ही था, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था कि हमने म्यूजिकल इंटेलिजेंस में क्या किया, हमने चैंटिंग्स दी है। तो वो चैंटिंग के थ्रू क्या हो रहा है? आपका भक्ति मार्ग एक्टिवेट हो रहा है, राइट? हमने नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के द्वारा क्या किया है? हमने 5 एलिमेंट्स, प्लांट्स, एनिमल्स के साथ कनेक्ट किया अपने आप को, और वो कनेक्ट करके हम क्या कर रहे हैं? सेवा भाव दे रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है? आपका कर्म योग एक्टिवेट हो रहा है। तो हमारे अलग अलग आयाम है, भक्ति योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, हम सबको एक्टिवेट कर रहे हैं। तो थ्रू स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हम अपने ज्ञान योग को एक्टिवेट कर रहे हैं। और राजयोग है मार्ग हमारा साधना का मार्ग। तो थ्रू मेडिटेशंस, थ्रू मंत्र चैंटिंग, थ्रू लिसनिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स, जब हम ये सारी चीजें, थ्रू संकीर्तन, हम जब ये सारी चीजें करते हैं तो हमारा अपने आप जो स्पिरिचुअलिटी का लेवल है वो बढ़ता जाता है, स्पिरिचुअल क्वोशंट हाई होता जाता है। और इसको बहुत डिटेल में और बेटर से समझ पाएंगे जब आगे के एपिसोड्स में हम स्पिरिचुअल वेलबींग के बारे में चर्चा करेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बट अभी के लिए तो बस इतना ही बताना चाहूंगी कि जो हमारा ड्रीम बेबी ऐप है उसमें हमने काफी मंत्र शेयर की हैं, मेडिटेशन शेयर किया है, और एवरीडे बेसिस पे आपको रामायण जी के, श्रीमद् भागवत के, भगवत गीता के अलग अलग स्क्रिप्चर्स से आपको डिफरेंट श्लोक का ज्ञान मिलेगा, जिस ज्ञान को सुन के आपकी चेतना बढ़ेगी, और जब आपकी चेतना बढ़ेगी तो बच्चे की तो ऑटोमेटिकली बढ़नी ही है। जी मैम, आपने बताया था कि हमारा जो स्पिरिचुअल क्वोशंट है वो हमारे एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ही आधारित है, उससे लिंक्ड है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या इसके कुछ उदाहरण है जो आप दे सकती है कि जैसे गर्भ में ही बच्चे को पता चले कि उसका जन्म किस वजह से हो रहा है, उसके जन्म का क्या कारण है? बिल्कुल, जब मदर आध्यात्म से जुड़ी रहती हैं तब ये क्लैरिटी होती है, और जब बच्चा वूम में होता है ना तो बिल्कुल कनेक्टेड है भगवान के साथ में, तब उसे ना बहुत ज्ञान रहता है। वो तो जब बाहर आता है और एक अलग आइडेंटिटी लेता है तब वो सब भूल जाता है। बट जब तक वो अंदर में है तब तक उसको बहुत ज्ञान है, वो एक्चुअल में बहुत ज्ञानी है, और हमें उसी का ही बेनिफिट लेना चाहिए कि जब वो ऑलरेडी एक बहुत हाई लेवल की स्टेट पे है, उस स्टेट पर जाकर जब हम इस तरह का ज्ञान देते हैं, जब हम उसको गीता ज्ञान सुनाते हैं, रामायण की कथाएं सुनाते हैं, जब हम अलग अलग मंत्र सुनाते हैं, ध्यान साधना करते हैं, चक्र साधना करते हैं, तो उससे क्या होता है कि अपने आप बच्चे का ज्ञान बढ़ता है, और उससे क्या होता है, उसके कर्मों की निर्जरा होती है। क्योंकि प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में क्यों आ रहे हैं? हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि रॉन्ग कर्मास हैं। तो अगर हमें अपनी लाइफ को बिल्कुल स्मूथ बनाना है, परफेक्ट बनाना है, डिवॉइड ऑफ एनी प्रॉब्लम्स बनाना है, कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए ही नहीं, रुकावट आए ही नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम हो ही नहीं, तो कब पॉसिबल है? जब वो कर्म जो है वो हमारे कम होंगे। इसके बारे में बहुत डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पे। अभी जस्ट बिकॉज आपने इतनी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन सामने रखी है तो उसका आंसर करना मेरा फर्ज है, तो आई नीड टू गो लिटिल डीप इनटू इट ऑन द थ्योरीज ऑफ कर्मा। तो जो कर्म जो है वो बच्चा जब गर्भ में है और माँ पर पूरा आश्रित है, तो माँ के पास ये पावर है कि वो हेल्प कर सके कर्मों की निर्जरा में। एंड बिकॉज उस समय बच्चा कुछ चीज में अपोज नहीं कर रहा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो बहुत फास्ट कर्मों की निर्जरा होती है। तो जब मदर इस तरह से अपनी चेतना का विकास करती है, चक्र साधना के द्वारा, मंत्रोच्चारण के द्वारा, इस तरह के स्क्रिप्चर्स वगैरह को सुन के, तो क्या होता है, कर्मों की निर्जरा होती है। तो उन मदर की तो हो ही रही है, बट बच्चे की तो होल सेल में हो रही है। आप कितने कर्मों की निर्जरा कर दोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और बच्चा जब आपका बॉर्न होगा, ही विल बी बॉर्न विद अ लेसर बैगेज। कर्म की गठरी वो छोटी गठरी के साथ पैदा होगा। तो छोटी गठरी मतलब
छोटे प्रॉब्लम मतलब लाइफ में कोई रुकावट ही नहीं है जी। तो बेसिकली ही विल बी बॉर्न विद अ मिडास टच। जो छुओ वो सोना, जो काम करने जाए सब बराबर है, जहां हेल्प चाहिए वहां से हेल्प मिल रहा है, कहीं भी उसका काम कुछ अटक ही नहीं रहा है। सब बोलेंगे अरे भाई ये तो बहुत लकी बॉर्न हुआ है, तो हाँ भाई लकी बहुत बॉर्न हुआ है क्योंकि उसकी मदर ने ऐसा किया है जी। ही हैज बीन लकी टू हैव दिस मदर जिसने इतनी मदद की गर्भ में और ये सारी चीजों को की नर्जरा करा दी। तो यस, जो आपका क्वेश्चन था बहुत ही अहम क्वेश्चन था कि एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस को हम एक्टिवेट करके हम कैसे बेनिफिट पा सकते हैं। तो बहुत बेनिफिट पा सकते हैं। मैं तो कहती हूँ मदर चाहे इतनी एक्टिविटी करे ना करे, सिर्फ मेडिटेशन, मंत्र चैंटिंग और स्क्रिप्चर्स का श्रवण भी कर लेना तो भी बहुत कुछ कर लिया उन्होंने जी। बट क्या इतनी सारी एक्टिविटी हम इसलिए बताते हैं कि इंटरेस्ट फैक्टर हो और प्लस एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो कि भाई हम ये भी कर रहे हैं तो इंटरेस्ट भी आता है, हर चीज डेवलप भी होती है, सब कुछ अच्छा होता है। बट अगर कोई बोले कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, टाइम बहुत कम है, इतना ही समय, तो हम क्या करें? तो उसमें मैं कहूंगी फिर आप फोकस करिए मंत्र चैंटिंग पे, मेडिटेशंस पे, लिसनिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स पे और हैप्पी रहने पे। अगर आपने इतना भी कर लिया ना तो भी आप बहुत कुछ आप पा लेंगे, और अगर आपने सब कर लिया तो फिर सब पा लेंगे जी। जितना करो उतना कम है। बिल्कुल। हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाए इसके पहले मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक की एक समस्या है वो आप सुन ले और उसका जवाब दे। डेफिनेटली दीजिए। मैम वो कह रहे हैं कि मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट इस हफ्ते पॉजिटिव आया है। मैं आपके प्रोग्राम से बहुत ही प्रभावित हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा चाइल्ड होनहार हो, एक्टिव हो। प्लीज मुझे बताएं कि मैं मेरा रोज का शेड्यूल किस तरह से प्लान करूं। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और आपसे किस तरह से मैं जुड़ सकती हूँ? सबसे पहले तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। बिकमिंग अ मदर इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट एंड द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग, और वो तभी कोई समझ सकता है जब वो माँ बनता है, उसके अलावा नहीं समझ सकता। इट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड कि मदर होना क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ आप जब बनते हो ना तभी समझ सकते हो। इनफैक्ट मेरी मदर के साथ भी मेरी बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग तब हुई थी जब मैं खुद मदर बनी थी, क्योंकि उसके पहले तक मैंने समझा ही नहीं था कि वो क्या है। जब मैं मदर बनी तो मैं समझी कि मेरी मदर क्या है और मेरी लाइफ में क्या मायने रखती है। सो एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी की तरफ आप बड़े हो, उसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सबसे खुशी की बात है कि आप इस जर्नी में आते ही आपको ब्लेसिंग स्वरूप में गर्भ संस्कार का इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया। तो सही में ये बहुत बहुत बड़े ब्लेसिंग की बात है। कोई दिव्य आत्मा ही आई है, क्योंकि जब कोई दिव्य आत्मा आती है वही इस तरह के ज्ञान को ढूंढती है। अदरवाइज तो बहुत बड़ी आबादी है, ऑलमोस्ट 140 मिलियन बच्चे हर साल पैदा होते हैं, बट सबको ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता। कुछ विरले होते हैं जिनको मिलता है। सो आपका जो सवाल था कि आप प्रेग्नेंट हुई हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो हमने अपने सारे एपिसोड्स में हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट होलिस्टिक डेवलपमेंट कि PQ, IQ, EQ और SQ को कैसे एक बच्चे में हम डेवलप कर सकें। तो उसकी हम बहुत डिटेल में सारी चर्चाएं कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप सारे एपिसोड्स को बहुत ध्यान से सुने, और सिर्फ सुने नहीं, एक डायरी और एक पेन लेके बैठे, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग जो आपको एंटरटेन कर रहा है। यहाँ पे हम कुछ ज्ञान की बातें कर रहे हैं। हो सकता है कोई एपिसोड से कुछ ऐसी 5 बातें हो जो आपकी लाइफ और आपके बच्चे के लिए बहुत हितकारी हो। तो मेक नोट्स इन योर डायरी। ये, और ऐसा नहीं कि आज एक पेपर पे लिखा, कल दूसरे पे, परसों तीसरे पे। एक प्रॉपर डायरी बनाइए जिसमें एवरीडे के पॉइंटर्स नोट कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, और सिर्फ नोट नहीं कीजिए, उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। अगले एपिसोड में बैठने के पहले आपका ये वायदा खुद से और अपने बच्चे से होना चाहिए, जो पहले के एपिसोड में सुना है वो सबको मैं इम्प्लीमेंट करूंगी। तो इम्प्लीमेंटेशन इज द की, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि बस हमने सुन लिया, एंजॉय कर लिया, वाह वाह कर लिया तो हो गया। ये खुद को करने की बात है। मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि अरे हम प्रेग्नेंट हैं, गर्भ संस्कार कर दो। तो मैं बोलती हूँ कि ओके ये करो। बोले करो मतलब आप कुछ नहीं करेंगी? मैं बोलूँगी प्रेग्नेंट आप हुई हैं, गर्भ में आपके बच्चा है, मैं क्या करूंगी? मैं तो आपको सिर्फ मार्ग दिखा सकती हूँ, करना तो आपको है। तो वही मैं कहना चाहूंगी कि आपको करना है। और जितनी भी वुमेन को मैं काउंसिल करती हूँ, सही बोलूं तो एक ही रिग्रेट सबके मन में रहता है, और वो रिग्रेट ये है कि हमने ज्यादा क्यों नहीं किया।
क्योंकि हमने जितना किया उसमें हमने इतना पाया है, अगर थोड़ा और मेहनत कर लेते तो क्या पा लेते थे। तो दिस इज द ओनली रिग्रेट दैट एवरी वुमेन हु फॉलोज गर्भ संस्कार हैज, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग जर्नी है। क्योंकि ये सिर्फ आपको एक अमेजिंग बच्चा नहीं देगी, एक जीनियस नहीं देगी, साथ ही साथ आपको भी बहुत इवॉल्व करेगी, आप में भी बहुत चेंजेस आएंगे। ये 9 महीने की जर्नी के बाद आप वो नहीं रहेंगी जो आप थी, राइट? तो ये सारे एपिसोड्स को बहुत ध्यान से सुने। साथ में मेरी बुक भी है, मैनिफेस्टेशन थ्रू गर्भ संस्कार, जिसमें सब चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखी हैं। कुछ मैंने वर्कशीट्स भी दी हैं फिल इन करने के लिए, तो इट विल बी नाइस अगर आप उसको भी फॉलो करें। मेरा ऐप है ड्रीम बेबी ऐप, जिसमें एवरी डे के क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करेंगी तो आपके बेबी का न्यूरल पाथवे डेवलप्ड होगा। सो ये एपिसोड सुने, आप बुक को पढ़ें, ऐप के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो इससे क्या होगा, आपको पूरा वो कंटेंट मिलेगा जो आपके बेबी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। रही आपकी दिनचर्या, तो दिनचर्या तो क्या है, एवरीबॉडी के हिसाब से होती है, बट बहुत इंपॉर्टेंट एक बात ये है कि अपने दिनचर्या में आप एक चीज़ का पूरा ध्यान रखें कि कभी भी किसी भी मोमेंट में आप दुखी नहीं होंगी, स्ट्रेस्ड नहीं होंगी, कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं लेके आएंगी। तो अगर मैं दिनचर्या की बात बोलूं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि आपके जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं हमेशा पॉजिटिव हों और हैप्पी हों। आप जितनी पॉजिटिव और हैप्पी रहेंगी, आपके बच्चे के लिए उतना ही अच्छा है। और पॉजिटिव और हैप्पी रहने का जो सबसे अच्छा तरीका है 4S, जिसके बारे में अपने स्पिरिचुअल वेलबींग में ज़रूर डिस्कस करेंगे, बट आज आपने प्रश्न किया है तो बताना मेरा फ़र्ज़ है। सेवा, संकीर्तन, साधना और ज्ञान, ये चारों चीज़ों को हमें अपने जीवन में लाना होगा। जितना हम दूसरे की मदद करेंगे उतने हमें हैप्पीनेस भी मिलेंगी और हमारे कर्म भी अच्छे होंगे। भगवान से हम जितने कनेक्टेड रहेंगे संकीर्तन के द्वारा, हम उतने अपने अंदर पॉजिटिविटी को क्रिएट करेंगे। जितना हम स्क्रिप्चर्स को सुनेंगे, हमारी चेतना उतनी बढ़ती जाएगी। और साधना, मेडिटेशन, हम जितना मेडिटेशन के मार्ग में रहेंगे तो क्या होगा, हमारी जो हार्मोनल इम्बैलेंसिंग के कारण अगर कुछ मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं ना, तो मैं सही बोलूँ तो जो एक गर्भ संस्कार फॉलो करने वाली मदर होती है ना, उसके मूड स्विंग्स नहीं होते हैं। अगर उनसे पूछो कि मूड स्विंग हो रहा है क्या, बोलते ये क्या होता है। और बाकी नॉर्मल से पूछो तो दिन रात मूड स्विंग ही मूड स्विंग होता है, कभी ऐसा मूड कभी वैसा मूड, मतलब जैसे मूड नहीं हुआ, सही में एक स्विंग ही हो गया, यहाँ से वहाँ जा रहे। तो मैं सही बोल रही हूँ, आप ये सारी चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। मॉर्निंग में उठिए, थोड़ा भजन कीर्तन कीजिए, अपना थोड़ा मंत्र साधना वो सब कीजिए, सेवा के कुछ कार्य करिए। दिन में टाइम मिले तो कुछ आप स्पिरिचुअल जो अपने स्क्रिप्चर्स हैं वो सब का करिए। ऐप में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो अच्छे से आपका काफ़ी अच्छा समय लेंगे, वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। फैमिली के साथ रहिए, बहुत खुश रहिए, फैमिली के साथ बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा प्यार पाइए, क्योंकि ये जो प्यार आप दे रहे हो और आप पा रहे हो, सिर्फ आप नहीं पा रहे हो, आपका बच्चा पा रहा है। तो आप रियलाइज नहीं करोगे कि गर्भ में ही वो बच्चा अपने दादा दादी, बुआ, चाची, ताई, ताऊ, मतलब सबके साथ इतना स्ट्रांगली कनेक्टेड हो जाएगा कि जब वो पैदा होगा तो लगेगा कि भाई मतलब नो इंट्रोडक्शन रिक्वायर्ड, वो बच्चा सबको जानता है। सो जस्ट स्टे हैप्पी। और कोई भी काम जो आपको स्ट्रेस देता है उससे दूर हो जाइए। चलिए आप तो हाउसवाइफ है इसलिए नो प्रॉब्लम, बट कई बार वुमेन आती है क्या करूँ, बहुत जॉब में प्रेशर है वगैरह वगैरह वगैरह, तो मैं कहती हूँ प्लीज रिक्वेस्ट करो कि प्रेशर कम कर दें। और अगर प्रेशर नहीं कम हो सकता है देन कुछ समय के लिए सैबैटिकल ले लो, ब्रेक ले लो। बिकॉज कोई भी सिचुएशन में हमें कोई भी स्ट्रेस को फॉलो नहीं करना है, उसमें नहीं डलना है। वी नीड टू एंश्योर कि हमारा सारा एनवायरनमेंट जो है वो स्ट्रेस फ्री रहे और हैप्पी रहे जी। और एक और आपने पूछा था कि हमारे साथ कैसे जुड़े, तो हमारी कम्युनिटी है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ जुड़ सकती हैं जिसमें हम कंटिन्यूसली कनेक्टेड रहते हैं। प्लस ऐप में भी हमारा कम्युनिटी है, उससे भी आप जुड़ जाएंगे, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाएंगी और आप कनेक्टेड रहेंगी। तो थ्रू बुक, थ्रू ऐप, थ्रू दीज बुक्स, और आपको जब चाहिए आप हमें क्वेश्चंस को ईमेल कर सकती हैं जिसको हम आंसर कर सकते हैं, चैनल में आप क्वेश्चंस भेज सकती हैं। सो वी आर ऑलवेज कनेक्टेड। जी सोनल जी, आपने बहुत ही डिटेल में समझाया। थैंक यू सो मच, आपने हमसे कांटेक्ट किया।
दोस्तों, अगर आपके मन में भी कुछ सवाल है तो आप भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सोनल जी, आपने अब तक इतनी सारी माँओं को काउंसिल किया है, इतनी सारी माँओं को गर्भ संस्कार का महत्व समझाया है, आप खुद भी एक माँ हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी जर्नी कैसी थी? क्या आप भी जब प्रेग्नेंट थी तो आपने भी क्या इस सभी 4 क्वेश्चंस पे काम किया था? किस तरह से आपकी जर्नी रही है? मैंने गर्भ संस्कार फॉलो तो जरूर किया था, बट तो मुझे मालूम नहीं था कि गर्भ संस्कार है। अच्छा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं अवधूत बाबा शिवानंद की शिष्या हूँ, हमेशा योगी, और मुझे काफ़ी प्रॉब्लम रही है प्रेगनेंसी में। और जब मैं अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करती हूँ तो शायद ये डिज़ाइन था थ्रू द यूनिवर्स कि ये प्रॉब्लम्स होंगी, वो प्रॉब्लम्स को मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी और इसी में जो सोल्यूशन निकलेगा वो सोल्यूशन मैं सबके साथ शेयर करूंगी, उससे कई कई और लोगों का भला होगा। तो ये सब यूनिवर्स डिज़ाइन करता है, यू आर जस्ट अ मीडियम। सो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी, मेरे मल्टीपल मिसकैरेजेस हुए थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी मुझे। इनफैक्ट माई सन वॉज बॉर्न आउट ऑफ द 4th IVF, मेरी डॉटर 5th IVF से हुई है। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ पेनफुल द जर्नी माइट हैव बीन, बट आई वॉज ब्लेस्ड दैट आई हैड गुरु इन माई लाइफ। तो जब पुण्य होता है ना तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो मेरे गुरु बाबा जी मेरे साथ हमेशा रहे और उन्होंने मुझे गाइड किया और मैं बहुत उन पर समर्पित थी। मैं बिल्कुल सरेंडर्ड थी गुरु कृपा पर, परम कृपा पर। तो वो जो मुझे कहते थे मैं सब करती थी, एक कहते थे 10 करती थी जी, एकदम, मतलब बहुत मेहनत करती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आई टेक प्राइड ऑफ दैट। और कोई चीज का क्रेडिट नहीं लूंगी, सिर्फ ये क्रेडिट लूंगी कि मैंने मेहनत बहुत की है, बाकी और कोई क्रेडिट नहीं लूंगी। सो मैंने मेहनत बहुत की। बाबा जी कहते थे बेटा एक बार साधना करो तो 10 बार कर डालती थी एक बार मंत्र पढ़ो तो 100 बार पढ़ लेती थी, क्योंकि मुझे लगता था बाबा जी कह रहे बहुत बेनिफिट होगा और मुझे ज्यादा, मतलब थोड़ी सी ग्रीडी हूँ जी, तो मुझे लगता था कि ज्यादा करूंगी तो ज्यादा मिलेगा, तो जितना ज्यादा, जितनी कैपेसिटी होती थी उतना मैं कर डालती थी। तो तब मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या कर रही हूँ। उन्होंने मुझे बहुत साइलेंटली ये गर्भ संस्कार के प्रिंसिपल्स फॉलो करवाए, बट आई वॉज नॉट अवेयर व्हाट आई वॉज डूइंग। वो तो रेट्रोस्पेक्ट में बाद में मुझे पता चला, बिकॉज क्या हुआ, कोविड मेरा सन हुआ, तो सन के टाइम में मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। इनफैक्ट मेरा कंसेप्शन तो मैंने जैसे बताया इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। मल्टीपल मिसकैरेजेस के बाद में ईशान आए मेरे गर्भ में, और प्रेगनेंसी भी मेरी बहुत डिफिकल्ट थी। लिटरली बेड रेस्ट था मेरा पूरा, एंड आई वॉज ऑलवेज अ वेरी एक्टिव पर्सन। बहुत एक्टिव थी मैं और बहुत काम करती थी अपने ऑर्गेनाइजेशन में। मैं काफ़ी अच्छे पोजीशंस में काम कर रही थी। मैं स्पीकर थी, ट्रैवल करती थी, स्पीचेस देती थी, मेरी रेगुलर आर्टिकल्स थी इकोनॉमिक टाइम्स और सब में। तो आई वॉज लाइक वेरी वेरी लाइक ना एक्टिव विथ वर्क, एंड सडनली आई वॉज इन हाउस अरेस्ट। सो बट समहाउ आई एम लाइक क्वाइट अमेज्ड, बट मुझे वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज लगा, क्योंकि मैं इतनी एक्टिव थी, मैं बहुत सोशल भी थी, मैं हमेशा लोगों से घिरी रहती थी। बट उस समय मुझे क्या हो गया कि मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल अकेले रहना पसंद करती थी। कोई अगर आ जाता था तो लगता था फटाफट कैसे चला जाए, क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था। क्योंकि मेरी लिस्ट होती थी, मुझे इतनी बार साधना करना है, इतना मंत्र वो चैंटिंग करनी है, स्क्रिप्चर पढ़ना है, ये काम करने, तो मेरा पूरे दिन का एक टू डू लिस्ट होता था जिससे मुझे टिक 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 करना होता था। और अगर वो कंप्लीट नहीं होता था तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी, मुझे करके ही सोना है। इट वॉज लाइक आई वॉज वेरी कमिटेड। तो मैं बिल्कुल, मतलब वो जो मेरा आइसोलेशन का पीरियड था, बेड रेस्ट का पीरियड था, इट एक्चुअली टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो मैंने पूरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से ये सारे स्क्रिप्चर्स को सुना, बहुत बहुत अच्छे से। इनफैक्ट समटाइम्स आई मिस दोज डेज बिकॉज वो वापस आएगा नहीं। बहुत अच्छे से सब स्क्रिप्चर्स को सुना, सब चीज़ों को किया, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ती गई, बहुत अच्छा हुआ। बट मेरी डिलीवरी भी हुई तो थोड़ी ट्रॉमेटिक थी, थोड़ा डिफिकल्ट था। सो एक बात से मैं दुखी थी कि ये पूरा जो प्रोसेस था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट गया जी। तो मुझे ये था कि मेरी जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी ना, तो उसमें मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए। बिकॉज लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है? लॉ ऑफ कर्मा कहता है कि अगर कोई काम में आपको प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब कर्म गड़बड़ है, और अगर वो काम परफेक्ट हो गया मतलब कर्म ठीक हो गए। तो यानी कि मेरी जो ये प्रेगनेंसी और बिकमिंग अ मदर से रिलेटेड जो कर्मास थे, मुझे इंश्योर करना था कि परफेक्ट हो, मैं इसको गड़बड़ नहीं करना चाहती थी। तो मदर तो बन गई मैं, कुछ हद तक कर्मास तो ठीक हो गए, बट बड़ी तकलीफ से बनी। वो जो एक पूरे प्रोसेस का जो एक हैप्पीनेस होना चाहिए ना,
एक सेलिब्रेशन वो जी। नहीं था, हर चीज बड़ा ट्रोमैटिक टाइप था, तो वो मुझे पसंद नहीं आया। तो आई वॉज वेरी, मतलब आई हैड रिजॉल्व कि अब जब मैं नेक्स्ट टाइम, बिकॉज मेरा एकदम क्लियर था, मेरा एक बॉय और एक गर्ल, मतलब 2 बच्चे होने चाहिए, वो एकदम बिगिनिंग से मुझे बिल्कुल जी। कॉन्सेप्ट क्लियर था। और बड़ा बेटा होगी और छोटी बेटी हो, एकदम मतलब मेरे सब कुछ एकदम क्लैरिटी थी मुझे, अमेजिंग। जी। तो जब मुझे सेकंड टाइम प्रेग्नेंट होना था, तो आई वाज लाइक कि नहीं, आई हैव टू रीराइट द होल स्टोरी एंड एवरीथिंग हैज टू बी परफेक्ट। मतलब इस बार कुछ भी मुझे वो सब नहीं चाहिए, हिकअप्स नहीं चाहिए, अरे ये हो रहा है, अरे वो हो रहा है, ट्रॉमा हो रहा है वगैरह वगैरह, नथिंग। एंड सेकंड टाइम जब मैं प्रेग्नेंट हुई, एवरीथिंग वाज पिक्चर परफेक्ट। मैं जब प्रेग्नेंट होना चाहती थी, मैं तब प्रेग्नेंट हुई जी। मेरी 9 मंथ की जर्नी ब्यूटीफुल गई। हाँ, इस बार भी मैं लिटरली हाउस अरेस्ट में ही थी, बिकॉज आई चोज टू बी, बिकॉज मैंने देखा कि लास्ट टाइम उससे इतना अमेजिंग रिजल्ट मिला है, तो मैंने इस बार भी अपनी रूटीन को ऑलमोस्ट वैसा ही रखा, बट दैट वाज आउट ऑफ चॉइस। जी। उस समय कंपल्शन से था, इस बार चॉइस से था। जी। मैं अपना चैंटिंग्स, मेडिटेशन, हवन सब 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 करती रहती थी, बिल्कुल मजे से, एवरीथिंग परफेक्ट। डिलीवरी भी मेरी इतनी अमेजिंग हुई, डेट डिसाइड हुआ, मुझे पता है। लास्ट टाइम मुझे व्हील चेयर में ऐसे बिल्कुल पैनिकी कंडीशन जी। में ले जाया जा रहा था हॉस्पिटल में, लिटरली रो रही हूँ, डर रही हूँ, घबरा रही हूँ। इस बार हम जा रहे हैं, हम फोटोज क्लिक कर रहे हैं, लाइक फोटो सेशन कर रहे हैं, जी। इंजॉय कर रहे हैं। मेरी बेटी बॉर्न हुई और मेरे डॉक्टर ने बस मेरे पास ला दिया, बोले मंत्र, मतलब आई डोंट नो कि मंत्र सुना दो, मुझे जितने मंत्र आते थे मैंने सुना दिए। फिर फीडिंग में मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी मेरे बेटे के टाइम में, इट वाज लाइक अ ट्रॉमा, द होल फीडिंग प्रोसेस। मैंने आई डिड माई लेवल बेस्ट, मैं जो बेस्ट से बेस्ट मैं फीड कर सकती मैंने किया, अपने कर्मों को पूरा किया, एक मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा किया, बट विथ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। जी। सो आई वाज लाइक वो अच्छा नहीं है, मुझे परफेक्ट चाहिए। तो मेरी डॉटर के टाइम पे एवरीथिंग वाज परफेक्ट। आई डिसाइडेड, मैंने ओथ ले लिया था कि ना मैं बॉटल खरीदूंगी, ना मिल्क पाउडर खरीदूंगी, ना कुछ खरीदूंगी। सो इट वाज ओनली मी, माय डॉटर एंड वन चादर। जी। So I fed her exclusively for 6 months. In fact, I extended a lot longer time. और 2 years तक, more than 2 years, मैंने जो WHO के गाइडलाइंस है उसके हिसाब से मैंने कंटिन्यूस फीडिंग की, एंड एवरीथिंग टर्न्ड आउट टू बी परफेक्ट। जी। सो मैंने किया गर्भ संस्कार, जैसा कि आपने पूछा, बट अनजाने में किया। जी। एंड रेट्रोस्पेक्ट में पता चला कि अरे वाह, ये तो बहुत अमेजिंग है। जी। सो फिर इसके ऐसे मॉडल्स क्रिएट करके, डॉक्टरेट करके, नाउ आई एम हियर with my book, with my app, with all these shows, जी। to the world that there's such a beautiful knowledge. जी। Just embrace it and enjoy the beautiful journey of motherhood. जी मैम, आपकी जर्नी सुन के ये तो इंश्योर हो गया कि अगर माँ अपने विजन्स बहुत ही क्लियर रखे तो वो मनचाहा रिजल्ट पा सकती है। एकदम, वो मेंटल वेलबींग में समझेंगे जी। कि अब कितनी क्लैरिटी के साथ में हम सब में रानी मदलसा है। मैंने उसकी जी। स्टोरी सुनाई थी आपको। जी। वी कैन क्रिएट व्हाट वी वांट, बस इम्पोर्टेंट ये है कि वो क्लैरिटी अमेजिंग होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए। फोकस, जी। दैट्स द की। मैम, आपकी जर्नी सुन के तो अभी भी और इंटरेस्ट पैदा हो गया है कि गर्भ संस्कार की जर्नी आखिर होती क्या है, क्या क्या चीजें होती है, इस सब के बारे में हम जानेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कुछ सवाल है और आप सोनल जी से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी गर्भ संस्कार के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।